अब आपका बायोलॉजी का पेपर है और किस दिन पेपर आपको पता है, 27 फरवरी को। और मैं 27 फरवरी को प्यारा सा गिफ्ट दूंगा आपके पेपर में बैठने से पहले। सभी के लिए गिफ्ट होगा, मेरी तरफ से होगा, बहुत मजा पाएंगे आप लोग, परेशान मत होइए। अब हम लोग पूरी बायोलॉजी तैयारी करने वाले, परेशान मत होइए यार। धमाकेदार एसकेएम स्टडी पे यार मैं खुद बायोलॉजी का स्पेशल बैठा हूं, तो आपको कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। पूरा मैं पेपर जो पढ़ाता जाऊंगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता चला जाऊंगा, आप लोग पढ़ते चले जाइएगा। सारा इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ा दूंगा भाई साहब, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते पढ़ा देंगे। वो चाहे यार मानव जनतंत्र से हो, या फिर बात करें हम डीएनए से हो, या फिर बात करें हम औद्योगिक वाले क्षेत्र से हो, या फिर बात करें पर्यावरण से हो, ठीक है ना। सारा टॉपिक बता देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। मॉडल पेपर तो देंगे वायरल वाला, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेके आऊंगा। वो चाहे अंतर वाले प्रश्न हो, या फिर कोई फिगर वाले प्रश्न हो, या फिर बहुविकल्पी हो, या फिर अति लघु उत्तरीय हो, या फिर निश्चित उत्तरीय, कोई भी हो यार, सारा का सारा प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा यार। चैनल को यार दबा के सब्सक्राइब करो बायोलॉजी वालों, और बना दो ब्रांड की हाँ हम भी बायोलॉजी से आ गए हैं। क्योंकि मैथ वालों को ज्यादा बोलबाला होता है ना, नहीं बता दो अब हम बायोलॉजी वाले हैं और हम डॉक्टर बन के रहेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, दबा के आप 27 को करके आएंगे, दबा के आप 27 को अच्छा नंबर लेके आएंगे। सारी वीडियोस देखिएगा, प्लेलिस्ट में रोज मैं अपडेट करवाता जाऊंगा, परेशान मत होइए। डेली का डेली प्रतिदिन आपका अपडेट वहां पे करवाते चले जाएंगे भाई साहब। बहुत ही छापने वाला, एकदम कत्तई जहर वाले प्रश्न लेके आए, परेशान मत होइएगा। ये आपका क्या जीव विज्ञान है, 70 नंबर का जीव विज्ञान रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट चाचा आपको देगा टाइम। कौन सा चाचा? एग्जामिनर चाचा, परेशान मत होइए, एग्जामिनर चाचा देगा एकदम मस्त से। आज एंजॉय करेंगे यार। इंग्लिश का पेपर था, मुझे पता है, देखिए इंग्लिश का जो भी था हम लोग करवा दिए थे, लेकिन बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बिल्कुल नहीं बचेगा भाई, एकदम कत्तई जहर वाले दूंगा। चाहे वो कॉपी लिखने से लेकर फिगर तक हो, पूरा बायोलॉजी में तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक ना। सबसे पहले देखते हैं आपके बायोलॉजी में, बायोलॉजी वाले हो ना, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। खूब कमेंट आए सब, बायोलॉजी क्लास अब शुरू हो गई, अब दबा के पढ़िए। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे कि प्रारंभ के भाई साहब आप प्रश्न पत्र को पढ़िए। कुछ निर्देश दिए रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि रेखांकित चित्रों द्वारा कीजिए। जो रेखांकित चित्र वाला होगा ना, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, मैं वो बता दूंगा, ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे, और जितना अंक रहेगा, जैसे कोई प्रश्न है वो 1 नंबर का भाई साहब, तो 1 नंबर लिखा रहेगा कि हाँ यार एग्जामिनर चाचा इसका 1 नंबर देगा, तो 1 नंबर को 1 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 नंबर को हम दबा देंगे 2 पेज में, ऐसा नहीं है भाई साहब। बायोलॉजी है, चाहेंगे तो अच्छा नंबर स्कोर करोगे, परेशान मत होइएगा, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न क्लियर करेंगे यार। 4 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। कितने अंक का आएगा? 4 अंक का। तो 4 अंक एकदम छाप के जेबवा में डाल लो अपने, हाँ। और जो लड़कियां हैं वो अपने पास रख लेंगी और लेके जाएंगी, छाप देंगी, और लड़के अपने जेबा में भर लेंगे। जेबा आप जानते क्या होता है? पैकेट, जहां पे मनी पैकेट रखते हैं, यानी कि पैसे रखते हैं, ठीक है। चलिए दबाइए क्वेश्चन यहाँ पे। पहला है निसंतान दंपत्ति की सहायता हेतु उपाय है। निसंतान का मतलब है क्या भाई साहब? जिसके कोई बच्चा ना हो, जिसके कोई बच्चा ना हो, यानी कि भांजपन। जो भांजपन होता है, जिसके कोई बच्चा नहीं रहता। कोई आप पुरुष देखते होंगे जिनकी शादी हो जाती है, वो उनके बच्चे पैदा नहीं होते, यानी बांझपन होता है उसके अंदर। तो क्या उसके लिए क्या उपाय है? अगर कोई बांझपन है तो उसके लिए क्या उपाय है, कौन से प्रोसेस को वो करके बच्चे को पैदा कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पात्र निषेचन है, सबसे पहला क्या? पात्र निषेचन के द्वारा वो बच्चे को उत्पन्न कर सकता है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में भी अगर लिखने के लिए दे दिया आपके पेपर में तो लिख के आइएगा। निसंतान दंपतियों की सहायता है तो कितने उपाय हैं? आंख बंद करिए, क्लोज आइज एंड रिपीट। पात्र निषेचन, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और ये सभी। तो 4 ऑप्शन है, तो ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, अर्थात क्या सकते हैं ये सभी। डी ऑप्शन क्या लगा देंगे? राइट आंसर। निसंतान दंपतियों की सहायता है तो कौन से उपाय है लाडलो? निसंतान दंपतियों की सहायता है तो पात्र निषेचन, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। यानी कि ये सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नीचे वाला है, अगला प्रश्न है अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है। अंडाणु का निषेचन, बात समझिएगा, ये है मादा का अंडाणु। ये क्या है? मादा का अंडाणु है, फीमेल का अंडाणु है। और ये क्या है? ये भैया है मेल का क्या है? शुक्राणु है। ये क्या है? मेल का क्या है?
शुक्राणु है। और जब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है ना। और जब निषेचन की क्रिया होती है तो पता है क्या बनता है ना, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाइगोट। यानी कह सकते कुल मिला के आप समझ के चलिए कि किसी बच्चे का निर्माण होता है, तुरंत नहीं हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा ना, कितना 9 मंथ का टाइम लगता है, ठीक है ना। तो बच्चे का निर्माण होता है, तो रोकने के लिए प्रोसेस, ठीक है ना, रोकने के लिए कौन सा उपाय है, क्या बंध्याकरण उपाय है, हार्मोनल गर्भ निरोधन है, या अवरोधक युक्ति है, या उपयुक्त में से सभी। अब गुरु कहेंगे कि गुरुदेव क्या जो एक और आता है मार्केट में बहुत ज्यादा उपलब्ध होगा, क्या उसका भी उपयोग किया जाता है क्या, बिल्कुल। अगर वो भी ऑप्शन में दिखा तो उसका भी आप लोग उपयोग कर दीजिएगा ना, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं, दबा के क्वेश्चन करके आएंगे। तो बंध्याकरण हो गया, सबसे पहला क्या है, बंध्याकरण हो गया। और दूसरा क्या है, हार्मोनल गर्भ निरोधन क्या है, क्या होता है, आने वाली वीडियोस में आपका हम डिफाइन कर देंगे, परेशान मत होइएगा। और अवरोधक युक्ति, अवरोधक युक्ति का मतलब समझ रहे हैं, अवरोधक युक्ति में जैसे कि आपका ये भाई साहब हो गए, ठीक है ना, जो कि आपके मार्केट में मिलते हैं, और ढेर सारे हैं, जैसे कि कई सारी गोलियां भी आती हैं, कई सारी गोलियां भी आती है जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सब के उपयोग के द्वारा निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है, ठीक है ना। अब देखिएगा कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी आपस में मिल भी जाते हैं ना, तो तब भी गोलियां खा के इसको बचाया जा सकता है। मे भी ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जैसे उनको पता होता है तो वो बच्चे को क्या करवाते हैं, गिरवाना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ प्रोसेस होते हैं आई थिंक, तो वो अनलीगल भी है, जिसके लिए मतलब कि कानूनन अपराध उसको माना जाता है और सख्त सख्त कार्रवाई होती है। जैसे कि उनको पता चला कि मेरे पेट में बेटी है, तो क्या करते हैं, उसके साथ वो गलत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सरकार जो है ना, इसके लिए बहुत कठोर से कठोर कदम उठाया है, और ये बहुत ही गलत है, ठीक है ना। हाँ, निषेचन आप मत कीजिए, काम खत्म हो यार, निषेचन ही नहीं करेंगे तो कहाँ से कोई बच्चा होगा, बात समझ आ रही है। चलिए नीचे आ जाइए यार। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, मानव मतलब समझ रहे हैं ना, एक मेल है और दूसरा क्या, फीमेल है, या ये मनुष्य है। तो इसमें लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, क्या फीमेल के द्वारा होता है या फिर मेल के द्वारा होता है, क्या माँ के गुणसूत्र से होता है, अंडाणु की माप से होता है, नहीं गुरुजी, शुक्राणु की माप से होता है, ना, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। किससे होता है, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। पिता के लिंग गुणसूत्र से क्या होता है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। डाउट है, क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए फीमेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, XX। मेल में क्या पाया जाता है, X और Y पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेल में X और Y पाया जाता है। जब ये Y मिलेगा तभी तो कोई लड़का पैदा होगा। अजीब, Y मिला ही नहीं तो लड़का कहां से पैदा होगा। तो Y से ही किसी लड़के और लड़की का निर्माण हो रहा है। अगर Y नहीं मिला तो लड़की बना, Y मिल गया तो क्या बना, लड़का बना। तो ये पिता के लिंग गुणसूत्र से ही मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। बतिया समझ आई कि नहीं, बतिया समझ में आई कि नहीं, कुछ गया दिमाग में, घुस गया। चलिए, वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है जो वृषण होता है। अब वृषण का क्या होता है, वृषण यह पाया जाता है भाई साहब नर में। किसमें पाया जाता है, नर में। शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। कहां पर, उदर गुहा के नीचे पाया जाता है, शरीर के बाहर। इसमें क्या होता है, इसमें पता क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स इसी में होते हैं। हार्मोन का मतलब समझ रहे हो ना, शुक्राणु वृषण में होते हैं। अब कहेंगे अरे ये वृषण जो होता है, टेस्टिस होता है, ये एक्चुअली में शरीर के बाहर ही क्यों रहता है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और जनन क्रियाओं में अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर पाए। बात समझ आ रही है ना। तो वृषण की अंतराली यानी जिसको कहते हैं लीडिंग, क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स कौन सा होता है भाई साहब, एंड्रोजन होता है। अरे नहीं गुरुदेव, एस्ट्रोजन होता है, नहीं FSH होता है, या फिर मानव अपरालैक्टोजन होता है। तो वृषण की जो अंतराली लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स होता है वो एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन किस में पाया जाता है, तो एंड्रोजन पाया जाता है नर के वृषण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एंड्रोजन नर के वृषण में पाया जाता है। एकदम छापने वाले क्वेश्चन है यार, छाप डालिए, छापने वाले क्वेश्चन छाप डालिए। जो 7 नंबर के आते हैं ना, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, परेशान मत होइए, टॉपिक वाइज करवाऊंगा, एकदम फाड़ देंगे पेपर, फाड़ एकदम तोड़ देंगे पेपर, परेशान मत होइए। चलिए, आती लघुत्तरी है यार, छापने वाला है, छापिए एकदम, ये छापिए, जो मैं आप बता रहा हूँ छापते चले जाइए। 2 बीजों के नाम लिखिए
जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूणपोष द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। दो ऐसे बीजों का नाम बताना है जिसमें बीज के परिपक्व होने से पहले, बात समझना, दो बीजों के नाम जिसमें बीज का परिपक्व होने पर, मतलब बीज बना नहीं उसके पहले से ही भ्रूणपोष विकासशील, जो भ्रूणपोष होता है विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, मतलब खा लिया जाता है, कुल मिलाकर समझ सकते हैं। तो दो हैं, कौन कौन से? पहला मटर है, पहला कौन सा आपका? मटर है। पहला कौन सा है आपका? मटर है। दूसरा सेम है। मटर और सेम, याद रखना, मटर और सेम, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बायोलॉजी के वही मैं आपको दे रहा हूँ, वही मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, वही मैं आपको दे रहा हूँ। और तैयार करके जाइएगा, तैयार करके जाइए, एकदम बोर नहीं होने देंगे, पढ़ा देंगे आपको। मटर और सेम, ठीक है ना। आदि भ्रूणपोषी बीजों में भ्रूण संचित भ्रूणपोष द्वारा उपयोग कर लेता है। उसके बाद है परागण को परिभाषित कीजिए कि भाई साहब परागण क्या होता है, परागण परिभाषित करना है। तो पराग कणों द्वारा पराग कोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। अरे लाडलू समझिएगा, समझिएगा, कुछ भी नहीं है। जो पराग कण होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, बस यही छापिएगा। पराग कण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। बस बस काम खत्म, बस बस इतना इतना इतना। परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वपरागण। कौन सा होता है? स्वपरागण। कौन सा होता है? स्वपरागण। और दूसरा क्या होता है? पर परागण। कौन सा होता है? पर परागण। जो हम समझाएंगे वो आपको दिमाग में छपता चला जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार की है, स्वपरागण, पर परागण। स्व मतलब स्वयं के द्वारा, पर मतलब दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा। बात समझिएगा। जैसे मैं बोलूं कि बाइक से चले जाओ, तो अपनी बाइक उठाओगे चले जाओगे, वो क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। मैं कहूंगा कि आप हवाई जहाज से जाओ, तो क्या हवाई जहाज आपकी होती है क्या? होती है क्या? नहीं ना। तो वो किसका है? वो दूसरे का है। हम दूसरे के माध्यम से जा रहे हैं, और जब हम दूसरे के माध्यम से जाते हैं तो पर हो जाता है। पर मतलब दूसरे के द्वारा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही? पर मतलब दूसरे के द्वारा, स्व मतलब स्वयं के द्वारा। तो परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार की। ये क्वेश्चन बोलता है एग्जामिनर चाचा कि भाई साहब लिखो परागण कितने प्रकार की। तो परागण हुआ दो ही प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर परागण। परेशान मत होइएगा, 20 क्लास डेली दूंगा। 3 दिन का टाइम है, नहीं यार 25, 26, 27 के पेपर है ना, 2 दिन का टाइम है, तो कम से कम मैं आपको 60 क्लास दूंगा, और 60 क्लास में दबा के आप नंबर लेके आओगे, दबा के नंबर लेके आओगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। याद कर लीजिए, परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्वपरागण, पर परागण, स्वपरागण, पर परागण। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? उसके बाद है जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधे के नाम क्या क्या है? हाइड्रेला है, वेलिसनेरिया है, और जोस्टीरा है। और कौन सा होता है? जोस्टीरा होता है। यह जलीय परागण करने वाले पौधे के नाम है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सारी सारी इंपॉर्टेंट है। जलीय परागण करने वाले दो पौधे के नाम कौन कौन सा है? हाइड्रेला है, वेलिसनेरिया है, और जोस्टीरा है। हाइड्रेला, वेलिसनेरिया, जोस्टीला। हाइड्रेला, वेलिसनेरिया, जोस्टीला। हाइड्रेला, वेलिसनेरिया, जोस्टीरा इत्यादि जलीय परागण करने वाले दो पौधे के नाम है। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही है? अगला प्रश्न यहाँ पे, रुधिर वर्ग O वाला एक पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग क्या है? O है। क्या है? O है। रुधिर वर्ग क्या है? O है। रुधिर वर्ग AB वाली स्त्री से विवाह करता है। रुधिर वर्ग AB वाली स्त्री से क्या करता है? विवाह करता है, शादी कर लेता है। उसकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? यदि कोई भी O रुधिर वर्ग वाला पुरुष AB वर्ग वाले महिला से शादी करता है, O वाला AB वाली महिला शादी करता है, तो संतानों में कौन सा रुधिर होगा? तो उसमें या तो A होगा, या तो A होगा, या फिर क्या होगा? B होगा, या फिर क्या होगा? B होगा। ना तो AB होगा, ना तो O होगा। बात समझना। या जब कोई O रुधिर वाला व्यक्ति AB रुधिर वाले महिला से शादी करता है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर या तो A ब्लड ग्रुप होगा, या तो B ब्लड ग्रुप होगा।
ए बी मत लगाइएगा, ओ मत लगाइएगा। बात समझ आ रही ना। ओ वाले को ए बी के साथ करवाएंगे तो बस ये याद कर लीजिएगा कि या फिर ए रहेगा या फिर बी रहेगा, ना तो ए बी रहेगा ना तो ओ रहेगा। बात समझ आ रही, क्लियर हुई। उसके बाद यहां पे प्रश्न, अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुवांशिकता क्या होता है और अनुवांशिकी क्या होता है, अंतर स्पष्ट करना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, छाप के जाइएगा, दबा के करके आइएगा। छाप कर जाए, दबा कर करके आए, ठीक है ना। दबा मतलब प्रश्नों को दबा के करके आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कॉपिया को पकड़े दबा देना है, गुरुदेव पेपर हो गया, ऐसा नहीं करना है। छाप के जाइएगा एकदम, ठीक है ना। अनुवांशिक या वंशागति लक्षणों के जनकों से संतति में संचरण को अनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। बात समझा रही है। अनुवांशिक या वंशागत एकदम छापना है क्वेश्चन को जाके यार, छापना कतई जहर वाले प्रश्न है। अनुवांशिक या वंशागत लक्षणों के जनकों से संतति में संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं या वंशागति कहते हैं। अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अब जब हम लोग अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। लेकिन अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिक लक्षणों का जनकों से संतति में जाना, यानी कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं हमारे अंदर आते हैं, माता पिता के लक्षण हमारे अंदर आते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस हो रही है उसको हम लोग अनुवांशिकता बोलते हैं। और जब हम लोग इसको अध्ययन करने के लिए बैठेंगे तो अनुवांशिकी हो जाएगा। बात समझ आ रही है। माता पिता के लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, आ रहा है, अनुवांशिकता हो गया। अब हम लोग इसे अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं कि आया कैसे और कौन कौन सी विभिन्नताएं हुई, तो उसे अनुवांशिकी कहते हैं। बात समझ आ रही ना। उसके बाद भाई साहब लघु उत्तरी प्रश्न है। हर एक प्रश्न करवा देंगे यार, परेशान मत होइएगा, छाप कराओगे। हर एक प्रश्न करवा देंगे, परेशान मत होइएगा, छाप कराओगे। प्रश्न क्या है, लसिकाभ अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक एक उदाहरण तथा उनके कार्य बताइए। कि लसिकाभ अंग क्या होते हैं और मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक एक उदाहरण दीजिए और उनका आपको क्या बताना है, कार्य बताना है। तो लसिकाभ अंग क्या होता है, पहले ये देख लीजिए कि लसिकाभ अंग होता क्या है। तो इसमें लसिकाणु की उत्पत्ति, जो लसिकाणु होते हैं वो लसिकाभ अंग में ही उत्पन्न होते हैं और परिपक्वन तथा प्रचुरोद्भवन का मतलब होता है उसमें परिपक्व हो रहा है और प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो इसमें लसिकाणुओं का उत्पन्न होता है, उसका परिपक्वन होता है और प्रचुरोद्भवन इत्यादि लसिकाभ अंग में ही होता है। लसिकाभ कितने प्रकार से होते हैं, तो लसिकाभ अंग आपके दो प्रकार से होते हैं। इसका पीडीएफ जाइएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे डाउनलोड कर लीजिएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक भाई साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो जाइए सर्च कीजिए एसकेएम स्टडी, वहां पे इसका पीडीएफ मैं डलवा दूंगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लसिकाभ अंग दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक लसिकाभ अंग और दूसरा द्वितीयक लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग कितने प्रकार के लाडलो, दो प्रकार के, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। अब ये प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग क्या होता है, जैसे अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि इत्यादि, ये कि कौन से होते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं। इनमें अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। प्राथमिक लसिकाभ अंग जैसे अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि, ये प्राथमिक लसिकाभ अंग होते हैं और इनमें अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन का संवेदनशील लसिकाणु में क्या हो जाते हैं, विभेदित हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, द्वितीयक लसिकाभ अंग। द्वितीयक लसिकाभ अंग क्या होता है, जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल तथा श्लेष्म संबंधित लिम्फोसाइट या लिम्फाइड, चलो ठीक है इसको लिम्फाइड बोलिए, लिम्फाइड ऊतक जिसको हम लोग माल्ट बोलते हैं, लिम्फासाइड ऊतक को क्या बोलते हैं, माल्ट बोलते हैं आदि। परिपक्वन के बाद, पश्चात या बाद
लसिकाणु द्वितीयक लसिकाभ अंग में पहुंचकर प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। बात समझ आ रही है। प्राथमिक लसिकाभंग जैसे अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि, इसमें अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। और दूसरा द्वितीयक लसिकाभंग जैसे प्लीहा, लसिका ग्रंथिया, टॉन्सिल, श्लेष्म संबंधित लिम्फाइड, ऊतक यानी माल्ट परिपक्वन के पश्चात लसिकाणु द्वितीयक लसिका अंग में पहुंचकर प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। अस्थिमज्जा में परिपक्व होने वाले लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और थाइमस में परिपक्व होने वाले टी लिम्फोसाइट कहलाते हैं। अब ये चीज नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में दे देगा, मान लीजिए बहुविकल्पी में दे देगा, तो क्या लिखेंगे आप लोग, जो लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में परिपक्व होता है, जो लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में परिपक्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक लसिकाभंग, ऐसे समझिएगा। और इसी लिम्फोसाइट को हम लोग बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट क्या होता है, जो अस्थिमज्जा में परिपक्व होता है। और जो थाइमस में होता है, ये भी क्या है, प्राथमिक लसिकाभंग, उसको हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो आप बात समझाइए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, जो लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में परिपक्व होता है उससे हम लोग बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जो लिम्फोसाइट थाइमस में परिपक्व होता है उसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। बात समझ आ रही है। नीचे आ जाइए। अब ये अंतर वाले क्वेश्चन है, आप कहेंगे गुरुदेव अंतर वाले क्वेश्चन आते हैं, वह बता देते ना तो मजा आ जाता। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊंगा, आपको बताने के लिए बैठे हैं। देखिए प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है। तो अब ये सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। सबसे पहले सक्रिय प्रतिरक्षा, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या किसे कहते हैं, जब व्यक्ति की शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर से बने प्रतिरक्षी सीधे शरीर में ही दिए जाते हैं तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अब इसको बात समझिएगा। सक्रिय का प्रतिरक्षा का मतलब है जो हमारे अंदर है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे अंदर प्रतिरक्षी हैं जो कि हमें रक्षा कर रहे हैं जीवाणुओं से, रोगाणुओं से, तो वो क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा है। और जब हम कुछ चीजें दूसरे, जैसे कि कोरोना आया तो कोरोना का वायरस आप पे अटैक किया तो आपका क्या शरीर उसको सहन कर पाया, क्या नहीं कर पाया, तो हमारे अंदर तो उसके लिए सक्रिय प्रतिरक्षा नहीं था ना। लेकिन हम लोग वैक्सीन ली, क्यों लिए, ताकि हमें कोरोना से मुक्ति मिल पाए। तो वो क्या है, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है जो कि हमारे शरीर में नहीं है, बल्कि हम दूसरे जीव से बने हुए प्रतिरक्षी को अपने अंदर डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। और जब चीजों को इंजेक्ट करते हैं तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। अब बात समझाई। सक्रिय प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा धीमा होता है और इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है, लेकिन यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाता है और इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। बात समझ आ रही ना। तो यह प्रतिरक्षा धीमा होता है और यह प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लगता है, सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा यह तुरंत प्रभाव दिखाता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, यह पूरे जीवन काल तक, पूरे जीवन तक कार्य करता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा कुछ ही समय के लिए होता है। क्या जो आप वैक्सीन लगवाए हैं क्या पूरे जीवन के लिए है, क्या पूरे जीवन के लिए है, मे भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि पूरे जीवन के लिए नहीं रहता, वो कुछ ही दिनों के लिए होता है। अब बात समझ आ रही है ना। तो हर चीजें पॉइंट वाइज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए जैसे मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा है, जो मानव होते हैं उसमें चेचक जो आपको होता है तो उसके प्रति प्रतिरक्षा पहले से ही है, तो क्या है, वो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा है। क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा है। और जो मानव में टिटनेस लगता है, लेबीज का लगता है इंजेक्शन, आदि रोगों में टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा, यह सब निष्क्रिय है। कौन से निष्क्रिय है। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सहज
और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जितना भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं मॉडल पेपर के रूप में देता चला जाऊंगा, आप बस तैयार कर लीजिएगा लाडलू, ज्यादा परेशान मत होइएगा। बायोलॉजी में दबा के करके आओगे, तुम छाप के आओगे, छापने वाले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा को हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। होता क्या है, तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है और उपार्जित प्रतिरक्षा यह विशिष्ट होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा यह विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, लेकिन सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। यह जन्म से ही मौजूद होती है, इसीलिए हम लोग इसको जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। यह जन्म के बाद प्राप्त की जाती है, इसीलिए हम लोग इसको उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रोगजनकों के प्रवेश में विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करता है। कौन? सहज प्रतिरक्षा। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश पा चुके रोगजनक का कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा सामना करती है और रोगजनक से प्रथम सामना होने पर अपेक्षाकृत धीमी प्राथमिक अनुक्रिया होती है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर तीव्र द्वितीयक अनुक्रिया उत्पन्न होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा शरीर रोध, कारकीय रोध और कोशिकीय रोध और साइटोकाइन रोध इत्यादि आपके जन्मजात प्रतिरक्षा है। रोगजनक से प्रत्येक बार नया सामना होता है जन्मजात प्रतिरक्षा का, और इसमें स्मृत कोशिकाएं नहीं बनती। लेकिन आपका जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभिन्नता होती है और सक्रिय व प्रतिरक्षी में विभिन्नता नहीं होती। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभिन्नता नहीं होती, लेकिन इसमें विभिन्नता होती है। ये बायोलॉजी का मैं मॉडल पेपर क्रिएट किया था, एकदम वायरल वाले क्वेश्चन यार, छाप के जाइए। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत ढेर सारा मैं देने वाला हूँ। हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारी वीडियोस को पढ़ते जाइएगा और मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर अच्छा नंबर गेन करके आओगे। इसकी गारंटी मेरी है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यार चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।